नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के जो भी आपके विभिन्न टॉपिक हैं उनके एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आज हमारा ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट होगा और आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर करेंगे। 70 से ज़्यादा एमसीक्यूज को अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के एमसीक्यूज को देखा था, जिसमें हमने 90 से ज़्यादा एमसीक्यूज को देखा था। तो आपने अगर इस सीरीज को अभी तक फॉलो नहीं किया, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपके सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे एमसीक्यूज के रूप में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा। देखिए, कल मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए फेसबुक के ऊपर कि आपने जो बीएस नेगी वाली सीरीज़ है उसे बंद क्यों कर दिया। देखिए, वो सीरीज़ बंद नहीं की है। कुछ वीडियोस कुछ दिन इस सीरीज़ के वीडियो आएंगे टॉपिक वाइज वाले एमसीक्यूज, और बीच में कुछ वीडियो आपके बीएस नेगी के आएंगे, क्योंकि बीएस नेगी वाली सीरीज़ अभी आपकी काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे वन लाइनर हैं, तो वो भी चलती रहेगी, वो बंद नहीं हुई है। दोनों सीरीज़ आपकी साथ में चलेंगी, ठीक है। तो इससे आपके दो फायदे हो जाएंगे। एक, आपका उत्तराखंड टॉपिक वाइज कवर हो रहा है, सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पर मिल रहे हैं, और दूसरा, आपका उत्तराखंड वन लाइनर के रूप में भी कवर हो रहा है, जिसमें आपको रैंडम क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिल जाते हैं। तो आपका उत्तराखंड यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर पाएंगे। तो दोनों सीरीज कंटिन्यू है, किसी को भी बंद यहां पर नहीं किया है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश की स्थापना कब हुई थी। कत्यूरी बोले या कार्तिकेयपुर राजवंश, दोनों एक ही हैं और इसकी स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। कौन था कत्यूरी राजवंश का संस्थापक? तो कल की वीडियो में भी हमने देखा था, बसंत देव कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था, ठीक है। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है कि बसंत देव कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था? तो देखिए, कत्यूरी राजा है त्रिभुवन राज, ठीक है। इसका एक लेख मिला है हमें बागेश्वर से, जिसे हम बागेश्वर शिलालेख कहते हैं। तो बागेश्वर शिलालेख से, जो कि त्रिभुवन राज का है, हमें यह जानकारी मिलती है कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है? बसंत देव इसका संस्थापक है, ठीक है। कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। इसके बारे में भी हमने बात करी थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जो जोशीमठ के अंदर आपका नरसिंह मंदिर है, ठीक है। जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण बसंत देव के द्वारा करवाया गया था। और ये दोनों वंश एक हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कत्यूरी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो कत्यूरी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एटकिंसन ने किया था। तो एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे प्रश्न यहां पर कवर हुए। नेक्स्ट है हमारा, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी। देखिए, हमने इसको किया कि कल हमने जब इसे करा तो कार्तिकेयपुर राजवंश था, दोनों एक ही हैं, यही बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर लिया। जो कत्यूरी शासक थे, इनकी भी राजभाषा संस्कृत थी और इनकी जो लोक भाषा थी वो पाली थी, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम राजवंश किसे माना जाता है? तो पहला राजवंश भी कत्यूरी राजवंश को ही माना जाता है, पहला ऐतिहासिक राजवंश भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का। क्योंकि कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश की जो शुरुआती राजधानी थी वो जोशीमठ में थी। 300 सालों तक इनकी राजधानी जोशीमठ में रही। उसके बाद ये कहाँ चले गए थे? बैजनाथ में चले गए थे, कत्यूर घाटी में। कत्यूर घाटी में गए, इसीलिए वहां जाकर ये कत्यूरी राजा कहलाए। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? देखिए, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है नंदा देवी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा है। तो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा है बागेश्वर। बागेश्वर में ही है आपका बैजनाथ, और वहीं पर ये अपनी राजधानी लेकर गए थे, ठीक है। तो इनकी शुरुआती राजधानी जोशीमठ यानी गढ़वाल में थी, और बाद की राजधानी बागेश्वर में बैजनाथ घाटी में थी, जो कि कुमाऊं में है। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग कत्यूरी साम्राज्य या कार्तिकेयपुर साम्राज्य को कहा जाता है।
कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये आप आराम से याद रखेंगे। इनकी शुरुआती राजधानी जोशीमठ में थी और बाद में इनकी राजधानी कहाँ चली गई? बागेश्वर में, बैजनाथ में इनकी राजधानी चली गई। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए, जो ये कत्यूरी राजा थे इनका मूल स्थान कहाँ था? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अजरावत जी की बुक में बताया गया है कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान राजस्थान था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी? कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी आपके ढिकुली के निकट स्थित थी। नेक्स्ट है हमारा, द्वाराहाट में मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो द्वाराहाट में मंदिरों का निर्माण कत्यूरी शासकों के द्वारा ही करवाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कत्यूरियों को जो ये आपका द्वाराहाट है इसे हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं और कुमाऊं का खजुराहो भी इसको कहा जाता है। दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो जोशीमठ से राजधानी रणचूला कोट कौन लेकर गया था? आसंती देव लेकर गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कत्यूरी शाखा के अंतर्गत आसंती देव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक ये था ब्रह्मदेव, जिसे अंतिम कत्यूरी शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो कत्यूरी वंश था वो पूरी तरीके से हट जाता है और चंद वंश का जो उदय हुआ था वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। ठीक है, कत्यूरी बचे रहते हैं। अंतिम कत्यूरी जो था, कत्यूरी राजा, वो शुकाल देव था, लेकिन अंतिम शक्तिशाली राजा की बात करें तो वो ब्रह्मदेव था। ठीक है, और इसी ब्रह्मदेव को जागरों में वीरमदेव भी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, 1191 में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था? देखिए, कुमाऊं के ऊपर आक्रमण किसने किया था? अशोक चल ने 1191 में किया था। और ये जानकारी, अशोक चल के बारे में जानकारी हमें गोपेश्वर से जो त्रिशूल लेख मिला है यहां से मिला है। ठीक है, तो ये जानकारी हमें कहां से मिली है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। तो आपको याद रखना है किसने आक्रमण किया? अशोक चल ने। और कब किया? 1191 में। नेक्स्ट है हमारा, 1223 में नेपाल के किस शासक ने कुमाऊं पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया था? तो किसने 1223 में किया था? 1191 में तो अशोक चल ने आक्रमण किया था। 1223 में कराचल देव ने कुमाऊं के ऊपर अपना आक्रमण किया और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो देखिए, चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर से यहाँ पर हमें एक अभिलेख मिला है जो कि कराचल देव का है और इसी से हमें पता चलता है कि कराचल देव ने 1223 में यहाँ पर आक्रमण किया था। कहाँ का शासक था? नेपाल का। दोनों आक्रमण आपको याद रखने हैं, 1191 अशोक चल, 1223 कराचल देव। और इसका लेख ये कहां से मिला है? बालेश्वर मंदिर, चंपावत से, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर किस वर्ष आक्रमण किया गया था? देखिए, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? यह इसने 1399 में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं पर 1398 भी मिलता है, लेकिन 1398 पर इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसके बाद 1399 में इसने उत्तराखंड के ऊपर आक्रमण किया। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर पर जो प्रशासनिक इकाई है उसको क्या कहा जाता था? तो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पूछा जा सकता है। कत्यूरी राजवंश के मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? तो कत्यूरी काल में जो मुख्य राजमिस्त्री होता था उसे करिका कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नरपति की बात करें तो कत्यूरी काल में जो नदी घाटी होती थी, नदी के जो घाट होते थे, वहां पर टैक्स वसूलना वो काम करता था नरपति। ठीक है, जो गिरिद्वार होते थे उनका रक्षक होता था घटपाल। इसके अलावा जो सीमाओं, जो बॉर्डर पर होते थे, उनका रक्षक होता था प्रांतपाल। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, राजमिस्त्री करिका, जो नदी घाट होते थे वहां पर टैक्स वसूलना और वहां पर देखना कि सारी सुविधाएं मौजूद हैं, वो काम होता था नरपति का। घटपाल जो गिरिद्वार होते थे उनका रक्षक, प्रांतपाल सीमाओं का रक्षक
इसके अलावा जो अपराधियों को पकड़ते थे उनको दोषप्राधिक कहा जाता था। ठीक है, तो अपराधियों को पकड़ने वाले क्या कहलाते थे? दोषप्राधिक। इसके अलावा जो भूमि की माप करने वाला होता था उसको प्रभातार कहा जाता था। ठीक है, तो कत्यूरी काल में भूमि की माप करने वाले को प्रभातार कहते थे। इसके अलावा एक और पद होता था क्षेत्रपाल। इसका काम होता था कृषि की उन्नति का ध्यान देना। ठीक है, ये करता था क्षेत्रपाल। भूमि की माप प्रभातार। इसके अलावा एक अधिकारी और होता था भोगपति और इसका साथी सौल्किक। ठीक है, इसका साथी होता था सौल्किक। इनका काम होता था, ये दोनों टैक्स अधिकारी होते थे। ठीक है, सौल्किक और भोगपति, कर वसूलने का काम इनका होता था। इसके अलावा एक और होता था जिसे हम आभीर कहते हैं। आभीर का कार्य गायों से या पशुओं से दूध आदि प्राप्त करना होता था, तो ये भी आपको याद रखना है। और पैदल सेना के लिए क्या कहा जाता था? जो पैदल सेना होती थी कत्यूरी राजाओं की, उसका जो सर्वोच्च सेना नायक होता था उसे गौलमिक कहा जाता था। तो ये किससे संबंधित है? पैदल सेना से। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस कत्यूरी सैनिक ने वीरांगना तीलू रौतेली पर हमला किया था? हमला किया था और उनकी हत्या कर दी थी। ये किसने करा था? ये करा था ऑप्शन सी, रामू रजवार ने करा था। ठीक है, देखिए तीलू रौतेली, जिनको गढ़वाल की झांसी की रानी कहते हैं, गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क इनको कहा जाता है। इनका जन्म 8 अगस्त को हुआ था। 1661 में इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में। ठीक है, और इनकी हत्या रामू रजवार नाम का एक कत्यूरी सैनिक था, इसने पूर्वी नयार नदी के तट पर कर दी थी। ठीक है, धोखे से इनकी हत्या रामू रजवार के द्वारा कर दी गई थी। तीलू रौतेली को लेकर कुछ बातें और आपको याद रखनी है जो पूछी जाती हैं, जैसे तीलू रौतेली की जो घोड़ी थी इनका नाम क्या था? तो तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम बिंदुली था। इनकी सहेलियों का नाम पूछा जाता है, बेलू और देवली इनकी सहेलियों का नाम था। इनके पिता का नाम था भूप सिंह गोरला। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आप इनको कई बार हम रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको जहां पर भी एक क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड सारे फैक्ट बताने की कोशिश करता हूं। तीलू रौतेली के नाम पे सरकार के द्वारा 2 योजनाएं चल रही हैं। एक है आपका तीलू रौतेली सम्मान। तो तीलू रौतेली सम्मान की शुरुआत होती है 2006 में, और एक है तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, इसकी शुरुआत होती है 2014 में। दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है, कत्यूरी शासकों की मुख्य शाखाएं कौन सी थी? तो देखिए कत्यूरी शासकों की मुख्य जो शाखाएं थी, डोटी के मल, अस्कोट के रजवार और आसंतदेव वंश, ये सभी शाखाएं किसकी हैं? कत्यूरी शासकों की हैं। चंद वंश की वंशावली के अनुसार इस वंश का संस्थापक कौन था? अब देखिए चंद वंश के अनुसार, चंद वंश की जो वंशावली है इसके अनुसार चंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो सोमचंद को माना जाता है। कहीं कहीं पर थोहरचंद दिया गया है जो कि गलत है। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद है और आपको यही याद रखना है। ठीक है, सोमचंद कुमाऊं में कहां से आया था? तो सोमचंद आया था झूसी से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। कहां से आया था? झूसी, जो कि प्रयाग में पड़ता है। तो यहां से आया था सोमचंद। कुमाऊं में जब ये आया तो किसका शासन था? ब्रह्मदेव यहां पर शासन कर रहा था। बात आती है चंद्रवंश की स्थापना कब हुई? चंद्रवंश की स्थापना को लेकर एटकिंसन कहते हैं कि चंद्रवंश की स्थापना 953 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये कौन कहते हैं? एटकिंसन। बद्रीदत्त पांडे ये कहते हैं कि चंद्रवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई, और अजय रावत ये कहते हैं चंद्रवंश की स्थापना 1018 ईस्वी में हुई। आयोग सही मानता है बद्रीदत्त पांडे जी को, तो आपको ये वाला याद रखना है, चंद्रवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई। अब वर्षों को लेकर उत्तराखंड में कई सारे डाउट हैं, कई सारे विवाद हैं, कंफ्यूजन है कि कत्यूरी वंश भी 700 ईस्वी में स्थापित हुआ, चंद्रवंश भी 700 में स्थापित हुआ, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि फिर बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कत्यूरी वंश पहले स्थापित हो गया था। लेकिन आपको यही तथ्य याद रखने पड़ेंगे, यही आयोग मानता है। ठीक है, तो 700 ईस्वी में चंद्रवंश की स्थापना होती है बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, और यही आयोग सही मानता है। नेक्स्ट है हमारा, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा गया है? तो चंद्रवंश के किस राजा को मौलिक पुरुष कहा जाता है चंद्रवंश का, या आदि पुरुष कहा जाता है? तो ये सोमचंद को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सोमचंद ही इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था?
देखिए कालू तड़ागी जो था ये सोमचंद का सेनापति था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सोमचंद जब कुमाऊं में आया उस समय जो शुरुआती इलाका है कुमाऊं का चंपावत को माना जाता था। तो जब ये चंपावत में आया तो चंपावत में ब्रह्मदेव का शासन था, कतूरी राजा था। ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी सोमचंद के साथ कर दी और जो चंपावत वाला इलाका था वो सोमचंद को दे दिया। सोमचंद ने यहाँ पर राजबुंगा के किले का निर्माण किया। क्वेश्चन बनता है राजबुंगा का किला कहाँ है? चंपावत में। किसने बनाया? सोमचंद ने बनाया। ठीक है, और फिर सोमचंद ने 4 किलेदारों का गठन किया, यानी कि 4 किलेदार नियुक्त किए जिनको चाराल कहा जाता है। आपको पूछा जाता है कुमाऊं में चारालों की नियुक्ति किसने करी थी? सोमचंद ने। चाराल कौन कौन थे? तो इसमें आपका बोरा, कार्की, तड़ागी और चौधरी, तो 4 किलेदार नियुक्त किए। इन्हीं में से एक था कालू तड़ागी, जिसकी मदद से सोमचंद ने जो वहां का लोकल राजा था, एक स्थानीय राजा था रावत राजा, उसको पराजित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूनाकोट का युद्ध हुआ था सोमचंद और जो रावत राजा था उसके मध्य में, और इस युद्ध में कालू तड़ागी की मदद से सोमचंद जीता था। युद्ध कौन सा था? दूनाकोट का युद्ध। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो जब सोमचंद कुमाऊं में आया तो यहां पर ब्रह्मदेव का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस चंद शासक को लखुली बिराली कहा जाता था? तो देखिए लखुली बिराली के नाम से जाना जाता है लक्ष्मी चंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लक्ष्मी चंद की बात करें तो लक्ष्मी चंद जो था ये मानशाह के समकालीन था। ठीक है, किस पंवार शासक के समकालीन था? मानशाह के। और मानशाह के शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल के ऊपर 7 बार असफल आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसको लखुली बिराली कहते हैं। ये मानशाह के समकालीन था। इसने 7 बार असफल आक्रमण किया। ये आक्रमण करता था स्यालबुंगा के किले से। तो स्यालबुंगा का किले से संबंधित कौन है? लक्ष्मी चंद। ठीक है, हर बार हार जाता था। हर बार जब ये वापस जाता था तो इसकी जनता इसको चिढ़ाती थी कि ये लखुली बिराली यहां से जा रही है। इस तरीके की कुछ कहानी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है लखुली बिराली किसको कहा जाता है? लक्ष्मी चंद को। इससे जुड़ा हुआ किला कौन सा है? स्यालबुंगा का किला। 7 बार इसने असफल आक्रमण किया मानशाह पर, 7 बार ये पराजित हुआ। 8वीं बार जब इसने आक्रमण किया तो गढ़वाल का एक सेनापति था खतर सिंह, उसको इसने मार दिया और उसी के उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतड़वा त्योहार की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कुमाऊं में खतड़वा त्योहार कब शुरू हुआ? किसके काल में शुरू हुआ? लक्ष्मी चंद के काल में शुरू हुआ। ठीक है, खतर सिंह किसका सेनापति था? गढ़वाल का सेनापति था। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? तो कौन सा चंद शासक था जिसने जो मुगल सम्राट था उस समय का मोहम्मद शाह रंगीला इसको भेंट भेजी थी? सही आंसर है आपने जो बताना है इनमें से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कल्याण चंद ने भेजी थी। ठीक है, कल्याण चंद जो है आपका ये कल्याण चंद पंचम है। कहीं कहीं पर कल्याण चंद चतुर्थ भी दिया गया है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अगर आप वंशावली देखेंगे, जब हमने चंद्रवंश पढ़ा था तो चंद्रवंश वाली वीडियो में मैंने आपको पूरे के पूरे 62 राजाओं के जो चंद्रवंश के हैं उनके नाम बताए थे। तो उसमें हम अगर शुरुआत से देखें तो 5 कल्याण चंद आते हैं, और ये जो वाला कल्याण चंद है इसका कार्यकाल ये आखिरी वाला कल्याण चंद है जो आपके 1743-44 में भी राजा था, जब रोहिलाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो ये वही वाला कल्याण चंद है। ठीक है, तो इस कल्याण चंद को कहीं पर चतुर्थ और कहीं पर पंचम कहा गया है, तो दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। इसी ने 1740 के आसपास मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट यहां से भेजी थी, तो आपको पूछा जाता है। और इसी राजा की अंतिम समय में आंखें फूट गई थी, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है किसकी फूटी थी? कल्याण चंद। कहीं पर चतुर्थ है, कहीं पर पंचम है। किस चंद शासक के शासन काल में कुमाऊं पर रोहिलाओं ने आक्रमण किया था? तो कुमाऊं में रोहिलों ने आक्रमण किया था कल्याण चंद के शासन काल में। वही कल्याण चंद जिसे कहीं पर चतुर्थ और कहीं पर पंचम कहा गया है। ठीक है, इसका जो शासन काल है अगर हम बात करें तो 1729 से लेकर 1747 तक इसका शासन काल है कल्याण चंद का। ठीक है, और इसी के शासनकाल में 1743-44 में कुमाऊं के ऊपर रोहिलाओं ने आक्रमण किया। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। जब रोहिलाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, ये रोहिलाओं से पराजित हुआ, गढ़वाल की तरफ भागा और अल्मोड़ा पर रोहिलाओं ने कब्जा कर लिया था।
कितने महीने तक अल्मोड़ा के ऊपर रोहिलाओं का अधिकार रहा? तो 7 महीने तक इन्होंने फिर कुमाऊं पर शासन किया। बाद में ये जो कल्याण चंद था, गढ़वाल भागा। गढ़वाल में उस समय प्रदीप शाह का शासन था। प्रदीप शाह ने मदद करी, इसको शरण दी और फिर अपने खजाने से रोहिलाओं को उसने 3 लाख के करीब अपने रुपए दिए और फिर रोहिलाओं को अल्मोड़ा से हटाया। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखनी है। क्वेश्चन बनता है कल्याण चंद की रोहिला आक्रमण के समय किसने मदद करी थी? प्रदीप शाह ने मदद करी थी। उसके बाद जब इनको पैसे मिल गए थे रोहिलाओं को, ये वापस आए अल्मोड़ा से, लेकिन पूरा कुमाऊं छोड़कर नहीं गए थे। फाइनली 1745 में शिवदेव जोशी के द्वारा रोहिलाओं को पूरी तरीके से कुमाऊं से हटा दिया गया था, खदेड़ दिया गया था। ठीक है, और इसी कल्याण चंद का पुत्र था दीपचंद, जिसका संरक्षक ये शिवदेव जोशी को बनाकर गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कहानी के रूप में। चंद्रवंश को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जो भी आपने चंद्रवंश को नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैंने आपको पूरे 62 राजाओं को एक कहानी के रूप में सारे फैक्ट और तथ्य वहां पर बताए हैं। कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहते हैं? तो कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कल्याण चंद को कहा जाता है, वही वाला कल्याण चंद जिसका शासनकाल 1729 से 1747 है। कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने करी थी? तो कल्याण चंद्रोदयम, इसकी रचना शिव कवि के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और इसके आधार पर लगता है कि यह कल्याण चंद चतुर्थ था। ठीक है, नाम के आधार पर, लेकिन आपको दोनों याद रखने हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। ज्यादातर आपको एग्जाम में चतुर्थ और पंचम नहीं देगा, आपको सिर्फ नाम यहां पर कल्याण चंद का दे देगा। तो कल्याण चंद्रोदयम किसके काल की रचना है? कल्याण चंद की, और इसको लिखा है कवि शिव ने। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो खगमरा का किला ये कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में है, पूछा जा चुका है, और इसका निर्माण राजा भीष्मचंद के द्वारा करवाया गया था। चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा में स्थापित करी थी? देखिए, अपनी राजधानी को ट्रांसफर करा था भीष्मचंद ने, लेकिन पूरी तरीके से बना नहीं पाया था। राजधानी बनी कब थी? बनी थी ये आपके जो बालो कल्याण चंद है उसके शासन काल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफर करी किसने थी? भीष्मचंद ने, लेकिन बनी किसके टाइम पे? बालो कल्याण चंद, जो कि आपका 1563 में बनी थी। चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चंद राजाओं की शुरुआती राजधानी थी चंपावत और बाद में राजधानी चली गई थी अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, चंद्रवंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो चंद्रवंश में सबसे लंबा शासन किसका चला था? ये क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो चंद्रवंश में सबसे लंबा शासन गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गरुड़ ज्ञानचंद ने 1374 से लेकर 1419 तक यहाँ पर शासन किया था। ये आपको याद रखना है, लगभग 45 साल इसने कुमाऊं पर शासन किया था। गरुड़ ज्ञानचंद को लेकर 2-3 बातें आपसे पूछी जाती हैं। दिल्ली जाने वाला पहला शासक कौन था चंद्रवंश का? वो था ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद प्रथम भी कहते हैं इसको। ठीक है, और जब ये दिल्ली गया, फिरोज शाह तुगलक का वहां पे शासन था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि दी और इसका नाम हुआ गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, तो ज्ञानचंद अगर सिर्फ आएगा तो ज्ञानचंद प्रथम होगा ये। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद को ज्ञानचंद प्रथम कहते हैं। इसी का सेनापति था नीलू कठायत, जिसको गरुड़ ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। तो प्रश्न बनता है, गरुड़ ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी थी? नीलू कठायत को। नीलू कठायत किसका सेनापति था? गरुड़ ज्ञानचंद का। दिल्ली जाने वाला पहला शासक गरुड़ ज्ञानचंद, और उसको तुगलक की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के किस शासक ने गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया था? तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। दुधौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? देखिए, दुधौली का युद्ध 1703 में लड़ा गया और यह युद्ध ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य में लड़ा गया, या फतेहपति शाह के मध्य में लड़ा गया। और ये ज्ञानचंद गरुड़ ज्ञानचंद नहीं है, ये आपका ज्ञानचंद द्वितीय है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। गरुड़ ज्ञानचंद अलग है, जैसे ज्ञानचंद प्रथम कहते हैं, और ये है आपका ज्ञानचंद द्वितीय, जिसका युद्ध हुआ फतेहपति शाह के साथ। ठीक है, ज्ञानचंद द्वितीय ने बधाड़ पर आक्रमण भी किया था
था 1799 में, और नंदा देवी की मूर्ति ये कुमाऊं लेकर चला गया था। तो कौन लेकर गया था? ज्ञानचंद द्वितीय। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ज्ञानचंद द्वितीय की अगर हम बात करें, इसके शासनकाल की बात करें, तो 1698 से लेकर 1708 इसका शासनकाल था। और फतेहपति शाह के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 1664 से लेकर 1716 तक था। ठीक है, चलिए, दुधौली का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1703 में लड़ा गया। किन किन के बीच? इन दोनों के मध्य में। पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? पुरुषोत्तम पंत को किस राजा ने पुरस्कृत किया था? सही आंसर है रुद्रचंद ने। जो पुरुषोत्तम पंत था ये रुद्रचंद का सेनापति था। और जो ग्वालदम का युद्ध होता है 1581 में, ग्वालदम का युद्ध होता है जिसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ? 1581 में। और इसी युद्ध में रुद्रचंद का ये जो सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, ये मारा जाता है। ठीक है, यह युद्ध किस किस के बीच होता है? तो रुद्रचंद और जो गढ़वाल का शासक था बलभद्र शाह, इनके बीच यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में ये पुरुषोत्तम पंत मारा गया था। और इसी युद्ध के बाद बलभद्र शाह ने बहादुर शाह की उपाधि धारण करी थी। इस युद्ध में बलभद्र शाह की मदद जो अंतिम कत्तूरी शासक माना जाता है सुकाल देव, वो कर रहा था। और इसी का बदला लेने के लिए सुकाल देव की हत्या रुद्रचंद ने कर दी थी बाद में। तो क्वेश्चन बनता है, अंतिम कत्तूरी राजा सुकाल देव की हत्या किसने करी थी? रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था? देखिए, अकबर से मिलने के लिए अकबर के दरबार में गया था कौन? ये आपको पेपर में पूछा गया है। रुद्रचंद गया था, अकबर से मिला था। 1588 में लाहौर में इसकी अकबर के साथ मुलाकात हुई थी। तो दोनों बातें याद रखनी है। अकबर से मिलने कौन गया? रुद्रचंद। कब मिला? 1588। कहां पर मिला? लाहौर। फिर अकबर ने इसे कहां भेजा था? नागौर की लड़ाई में भेजा था। यह भी बनता है क्वेश्चन। किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है? तो कुमाऊं का स्वर्ण काल जगत चंद के काल को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और गढ़वाल का स्वर्ण काल फतेहपति शाह के काल को कहते हैं। ठीक है, जगत चंद की बात करें जिसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसने सबसे पहले जुए पर टैक्स लगाया था। तो जुआ और जुआ खेलने पर टैक्स लगाने वाला पहला शासक कौन था? जगत चंद। ठीक है, और जगत चंद का शासनकाल 1708 से लेकर 1720 तक था। तो इसी काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। कहा जाता है कि जगत चंद ने जो इसके समकालीन गढ़वाल का शासक था फतेहपति शाह को भी इसने पराजित कर दिया था। फतेहपति शाह श्रीनगर छोड़कर भाग गया था और इसने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था और बाद में फिर इसने श्रीनगर किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया था। ये कुछ बातें हैं जगत चंद को लेकर, तो ये सारी आपको याद रखनी है। ठीक है, 1000 गायें दान भी इसी के द्वारा दी गई थी, जगत चंद। नेक्स्ट है हमारा, किस वंश के शासकों द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई? तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा यहाँ चंद राजाओं के काल में ही शुरू हुई थी। 1790 में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित कर समस्त कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? देखिए, गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया 1790 में, और गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता हर्षदेव जोशी ने दिया था। ठीक है, जब इन्होंने 1790 पे आक्रमण किया गोरखाओं ने, तो यहाँ पे जो शासक था कुमाऊं में वो महेंद्र चंद था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1790 में हवाला बाग का युद्ध हुआ महेंद्र चंद और गोरखाओं के मध्य में। छोटा सा युद्ध था जिसमें महेंद्र चंद पराजित हुआ और कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया। गोरखाओं ने जब कुमाऊं पर आक्रमण किया उस समय नेपाल का शासक कौन था? तो नेपाल का शासक था रणबहादुर शाह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चंद शासक मूलतः किसके उपासक थे? तो चंद शासक जो थे यह शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है, सभी क्या थे? ये सब शैव थे। निम्न में से कौन चंद वंश का राजकीय चिन्ह था? देखिए, चंद वंश का राजकीय चिन्ह ये था आपका गाय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चंद वंश की
कुल देवी का नाम क्या था? अब देखिए चंद राजवंश की कुल देवी का नाम था बाला सुंदरी देवी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाला सुंदरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो यह मंदिर है आपके काशीपुर में। देखिए काशीपुर में एक मंदिर है उज्जैनी देवी मंदिर, और इसी मंदिर को अब बाला सुंदरी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, यहां पर चैती मेला लगता है, और चैती मेला बोक्सा जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है। ये कुछ फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। कटेहर के हिंदू राजा खड़ग, या जिन्हें खड़ग सिंह कहा गया है, का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आता है? तो जो कटेहर के हिंदू राजा थे खड़ग सिंह, ये महताओं के देश कुमाऊं में भागे थे, यह उल्लेख तारीख ए मुबारक शाही में मिलता है। ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। यह जो किताब है तारीख ए मुबारक शाही, इसको लिखा है यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या कहलाता था? चंद काल में जो नगद टैक्स लिया जाता था भूकर, उसे सिरती कहा जाता था। ठीक है, और जो नगद टैक्स देता था उसे सिरतान कहा जाता था। तो टैक्स को सिरती और देने वाले को सिरतान कहा जाता था। ठीक है, बेकर क्या होता था? बेकर जो टैक्स अनाज के रूप में लिया जाता था उसे बेकर कहते थे, यानी नगद जो टैक्स लिया जाएगा उसे सिरती, जो अनाज के रूप में लिया जाएगा उसे बेकर कहा जाता था। कटक क्या होता था? तो वह टैक्स जो सेना के लिए लिया जाता था, ठीक है, उसे कटक कहा जाता था। कुछ लोग होते हैं जिसके पास नगद पैसा नहीं होता था, तो नगद के बदले में जो लिया जाता था टैक्स उसे कूत कहा जाता था। ठीक है, देखिए नगद टैक्स अलग है सिरती, अनाज टैक्स अलग है बेकर, लेकिन जो नगद के बदले अनाज देते थे उनको, उस टैक्स को कूत कहा जाता था। ठीक है, तो नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज, उस कर को क्या कहते थे? कूत कहते थे। इसके अलावा जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय कौन सा टैक्स लिया जाता था? युद्ध के समय मांगा कर लिया जाता था। ठीक है, जो लेखक होते थे उनके लिए साहू कर, जो आपके राज सेवक होते थे उनके लिए संयुक्त कर, इस प्रकार के कर लिए जाते थे। चंद वंश के सभी करों को हम इंपॉर्टेंट जो कर हैं उनको कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज में आपको वो मिल जाएंगे। आप चंद वंश के टैक्स सिस्टम और गोरखाओं का जो टैक्स सिस्टम था उसको जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कर हैं जो पूछे जाते हैं। जैसा हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो बदनिया टैक्स था ये किसके लिए लिया जाता था? तो जो राजा के नर्तक और नर्तकियाँ होती थी उनके लिए बजनिया कर लिया जाता था। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? तो देखिए फोर्ट मोइरा किला ये आपके अल्मोड़ा में है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कल्याण चंद के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और ये किला है आपका लाल मंडी किला। लाल मंडी किले का निर्माण कल्याण चंद ने करवाया, अल्मोड़ा में है, और इसी किले को अंग्रेजों ने फिर फोर्ट मोइरा कहा। निम्न में से कौन चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है? तो कौन सा किला है जो चंद शासकों द्वारा नहीं बनाया गया है? देखिए मल्ला महल रुद्रचंद ने बनाया है, अल्मोड़ा में है। राजबोंगा का किला चंपावत में है, सोमचंद ने बनाया है। लाल मंडी का किला कल्याण चंद ने बनाया है, अल्मोड़ा में है। चांदपुर गढ़ का किला ये आपके गढ़वाल में है, चमोली में है चांदपुर गढ़, जो कि कनकपाल ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृतांत में मिलता है? तो चंद राजाओं की बहादुरी का वर्णन हमें तारीख ए दाऊदी में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तारीख ए दाऊदी। अब देखिए यहां पर शासन कर रहा था कुमाऊं में माणिक चंद। ठीक है, चंद वंश का राजा माणिक चंद शासन कर रहा था। इसका शासन काल था 1533 से लेकर 1542 तक। ठीक है, माणिक चंद के शासन काल में उस समय दिल्ली में सूरवंश का शासन चल रहा था। तो सूरवंश का एक विद्रोही था खवास खान। ठीक है, तो ये भाग कर कुमाऊं में आया, और इसको शरण किसने दी? माणिक चंद ने दी थी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि सूरवंश के विद्रोही खवास खान को किसने शरण दी थी? माणिक चंद ने शरण दी थी। ठीक है, और माणिक चंद का उल्लेख इसमें किया गया है तारीख ए दाऊदी, जिसका लेखक है अब्दुल्ला। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो
इनमें से आपने बताना है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए नेथड़ा का किला ये आपके अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही बात है, इसका निर्माण गोरखाओं ने करवाया था। ठीक है, तो नेथड़ा का किला अल्मोड़ा में है। सिरमौही का किला आपके ये अल्मोड़ा में नहीं है, ये आपके लोहा घाट में है यानी चंपावत में स्थित है। तो ये आपका गलत है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है बताना था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो सिरमौही किला है ये आपके चंपावत में है। बाणासर का किला ये चंपावत में है। गोला चौड़ का किला ये भी चंपावत में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से आपने बताना है कौन सा कथन सही है। कथन पढ़ते हैं। चंद शासकों के समय नगद टैक्स देने वाले को सिरतान कहते थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है चंद्र, इसको चंद करना, चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था, ये भी सही है। छकाता महल का निर्माण चंद शासक सोमचंद ने करवाया था, तो तीसरा वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट आपका पूरी तरीके से गलत है। छकाता जो महल है या छकाता परगना जीतने वाला चंद शासक था त्रिलोकचंद। ठीक है, छकाता में किले का निर्माण किसने करवाया था? इसी त्रिलोकचंद ने करवाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सोमचंद नहीं होगा, इसमें होगा त्रिलोकचंद। तो इसमें आपके जो शुरुआती दो कथन हैं ये दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है हमारा परमार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए परमार वंश या जिसे परमार वंश कहते हैं, इसका संस्थापक था कनकपाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कनकपाल ने गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में करी थी, ये आपको याद रखना है। कनकपाल गुजरात से आया था, धार नगरी गुजरात से ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए मापतौल के लिए एक अलग से पाथा चलाया था, धूली पाथा, जिसे धर्म पाथा भी कहा जाता था। इसे अजय पाल के द्वारा चलाया गया था। उस समय जो लोग थे वो धांधली इसमें करने लग गए थे कि यानी कि अगर उन्हें सामान देना और लेना है तो वो अलग अलग बाट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इसी से परेशान होकर अजय पाल के द्वारा एक नया पाथा चलाया गया जिसे अजय पाल का धर्म पाथा या धूली पाथा कहते थे। इस पाथे का वजन 2 केजी होता था और सबको इसी का इस्तेमाल करना होता था, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती थी। तो ये किसने चलाया था? अजय पाल ने चलाया था। अजय पाल जो था यह किसका पुत्र था पूछा जा सकता है, क्योंकि परमार वंश में सबसे प्रतापी राजा अजय पाल ही था। तो अजय पाल आनंद पाल द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, अजय पाल का शासन 1490 से लेकर 1519 तक था और यह किस सुल्तान के समकालीन था? सिकंदर लोदी। परमार वंश में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए परमार वंश में सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही राजा होता था, राजा का जो अगला राजा बनता था वो राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक होती थी। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की राजधानी थी, शुरुआती राजधानी की बात हो रही है, ये चांदपुर गढ़ में थी। ठीक है, बाद में राजधानी देवलगढ़ में जाती है और फिर जाती है श्रीनगर में। ठीक है, जो चांदपुर गढ़ है यहाँ आपके आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से राजधानी परिवर्तित करता है अजय पाल, देवलगढ़ लेकर जाता है 1512 में और फिर श्रीनगर लेकर आता है 1517 में। चांदपुरगढ़ साम्राज्य कहाँ स्थापित था? तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य आपके चमोली में स्थित है। फिर राजधानी देवलगढ़ जाती है जो कि पौड़ी में है और फिर वहां से श्रीनगर वो भी पौड़ी में है। किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो किस परमार शासक के काल में हमें सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम शाह के शासन काल में। श्याम शाह का जो शासनकाल था ये 1611 से लेकर 1631 के बीच का था और कहा जाता है जब श्याम शाह की मृत्यु होती है तो इसके साथ इसकी 60 रानियां सती यहाँ पर हुई थी। तो सती प्रथा का उल्लेख हमें श्याम शाह के काल में मिलता है। श्याम शाह को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको नोट करना है। मुगलों के साथ भेंट करने वाला पहला परमार शासक श्याम शाह था। ठीक है, 1621 में ये जहांगीर से मिला था और जहांगीर ने इसे हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। ये क्वेश्चन पेपर में बना है, जहांगीर ने किस परमार राजा को हाथी घोड़े गिफ्ट में दिए? श्याम शाह, मुगलों से मिलने वाला पहला राजा था। कहा जाता है श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है इसकी मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा बताइए इनमें से किस राजा को तैरना नहीं आता था? ठीक है, तो इसकी मृत्यु ही डूबने से हुई है। जो श्याम शाह है इसे गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है, ये भी याद रखना है। श्याम शाह को घमंडी राजा और विलासी राजा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में गढ़वाल नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा और हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो श्याम शाह को हाथी घोड़े किसने दिए थे? जहांगीर ने, और इसकी जानकारी तुजुक-ए-जहांगीरी से मिलती है। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? देखिए, सुलेमान शिकोह को शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने 1658 में। सुलेमान शिकोह कौन था? दारा शिकोह का पुत्र था। जब औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध चल रहा था, सुलेमान शिकोह भागकर कहां आ गया था? गढ़वाल में, जिसको पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। हालांकि बाद में पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र था मेदिनी शाह और मान सिंह का जो पुत्र था राम सिंह, इनकी मदद से जो सुलेमान शिकोह था ये वापस कहां पहुंच जाता है? दिल्ली पहुंच जाता है और इसको फिर वहां पर मार दिया जाता है। इसी घटना के बाद पृथ्वीपति शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह को देश निकाला दिया था। ये पूरी कहानी है, आपको याद रखनी है। पंवार वंश भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो आप उसको जो प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज सीरीज, वहां पे जाके पूरे जो 60 राजा हैं पंवार वंश के, उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पंवार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अब देखिए, पंवार शासकों को शाह की उपाधि लोदियों के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और शाह की उपाधि लगाने वाला पहला पंवार शासक कौन है? तो वो है बलभद्र शाह। इसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला पंवार राजा बलभद्र शाह है। बलभद्र शाह का शासनकाल 1575 से लेकर 1591 तक था और ये पहला राजा जिसने शाह की उपाधि धारण करी। अब प्रश्न बनता है, दी तो चलो इनको लोदियों ने, लेकिन राजा का नाम क्या था? अब देखिए, राजा का नाम स्पष्ट नहीं है। कहीं पर मिलता है कि इनको जो शाह की उपाधि है बहलोल लोदी ने दी थी, लेकिन हमने बलभद्र शाह का टाइम पीरियड देखा, 1575 में शुरू हो रहा है और 1575 अकबर का शासनकाल है। बहलोल लोदी तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित था, तो बहलोल लोदी तो नहीं हुआ। दूसरा नाम जो आता है वो बहादुर खान लोदी का आता है कि बहादुर खान लोदी के द्वारा इन्हें यह उपाधि दी गई थी। तो आपको दोनों नाम याद रखने, खासतौर पर यह याद रखना है कि लोदियों के द्वारा इन्हें यह उपाधि मिली थी, ठीक है। बलभद्र शाह का उल्लेख अकबरनामा में भी देखने को मिलता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। रानी कर्णवती को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रानी कर्णवती को नाक काटी रानी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नाक काटी रानी क्यों कहते हैं आप सभी जानते हैं। जब महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है 1635 में, उसके बाद इनका जो पुत्र था पृथ्वीपति शाह, वो अभी कम उम्र में था, तो शाहजहां गढ़वाल के ऊपर आक्रमण कर देता है, सेना भेज देता है नवाजत खान के नेतृत्व में। कहा जाता है रानी कर्णवती ने जो वो मुगल सेना थी और जो मुगल सेनापति था नवाजत खान, उनको पराजित किया, उसकी सेना के नाक कान कटवा दिए और इसीलिए इनको नाक काटी रानी कहा जाता है, ठीक है। जो रानी कर्णवती हैं, इनको जो गोलकुंडा की रानी है दुर्गावती, उनके साथ भी इनकी तुलना की जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देहरादून के अंदर जो करणपुर शहर है उसे बसाने का श्रेय भी रानी कर्णवती को जाता है। राजपुर नहर का निर्माण भी रानी कर्णवती ने कराया था। ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक कौन हैं? तो जो ऐतिहासिक संग्रह है गढ़वाल राजा वंशावली, इसकी हस्तलिखित पांडुलिपियां कवि देवराज के द्वारा लिखी गई हैं। उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे? देखिए, उत्तराखंड में नवरत्न जो थे यह फतेहपति शाह के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फतेहपति शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और किसने कहा था अगर पूछ लिया जाए तो कवि मतीराम के द्वारा फतेहपति शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। फतेहपति शाह की तुलना गढ़वाल का शिवाजी भी इनको कहा जाता है, तो शिवाजी के साथ भी इनकी तुलना होती है, ठीक है। फतेहपति शाह की संरक्षिका का नाम पूछा जाता है, महारानी कटौची इनकी संरक्षिका थी। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो कौन सा गढ़वाली राजा था? गढ़वाल का राजा था जो गोरखाओं द्वारा पराजित हुआ और युद्ध क्षेत्र में मारा गया। सही आंसर है प्रद्युम्न शाह, ठीक है। आप सभी जानते हैं गोरखाओं ने जब गढ़वाल पर आक्रमण किया पहली बार 1791 में, ठीक है, तब राजा कौन था? प्रद्युम्न शाह। लेकिन तब ये गढ़वाल को जीत नहीं पाए और एक संधि हो जाती है जिसे हम लंगूरगढ़ की संधि कहते हैं। तो लंगूरगढ़ की संधि 1791 में हुई गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच में।
उसके बाद गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ा, ठीक है, 1795 में पड़ा, जिसे 51-52 के नाम से जाना जाता है। फिर 1803 में 7 दिन 7 रात तक कहा जाता है लगातार भूकंप और बारिश आती रही, जिससे गढ़वाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसी मौके का फ़ायदा उठाया और गोरखाओं ने 1803 पर गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। फाइनली इन्होंने श्रीनगर को जीत लिया। जो प्रद्युमन शाह थे ये देहरादून की साइड चले गए। फाइनली 14 मई 1804 को युद्ध होता है। 1804 में देहरादून में खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध होता है, जिसे खुड़बुड़ा का युद्ध कहते हैं, 14 मई को 1804 में। और इसी युद्ध में प्रद्युमन शाह यहाँ पर मारे जाते हैं। तो ये सारी कहानी आपको याद रखनी है। प्रद्युमन शाह को लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर शासन करने वाला राजा कौन था, एकमात्र शासक। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन है, प्रद्युमन शाह। परमार वंश के किस शासक की मांग पर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध सेना भेजकर गढ़वाल को स्वतंत्र कराया था? देखिए, गोरखाओं ने जब गढ़वाल पर आक्रमण करके गढ़वाल पर कब्जा कर लिया 1804 में, 1804 से लेकर 1815 तक जो गढ़वाल क्षेत्र था और कुमाऊं क्षेत्र था, यहाँ पे गोरखाओं का शासन रहा था। सुदर्शन शाह जो थे लगातार प्रयास कर रहे थे आज़ादी के लिए, तो सुदर्शन शाह के द्वारा यह जो मांग की गई थी, जो उस समय वहाँ के गवर्नर जनरल थे भारत के हेस्टिंग, उनके द्वारा, और उन्होंने फिर सेना भेजी और यहाँ पर मदद करी, गोरखाओं को यहाँ से हटाने में मदद करी। लेकिन बदले में उन्होंने एक तो पूरा का पूरा कुमाऊं अपने अधिकार में कर दिया अंग्रेज़ों ने, और गढ़वाल का आधा इलाका सुदर्शन शाह को दे दिया और आधा खुद ले लिया। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो टिहरी को अपनी राजधानी सुदर्शन शाह ने बनाया था, ठीक है। टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा करी गई थी, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटा लिया था, क्योंकि वहां पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया था। आधा राज्य अंग्रेज़ों ने इनसे ले लिया था, उसमें श्रीनगर शामिल था, जो परमार वंश की राजधानी थी। तो मजबूरी में इनको अपनी राजधानी टिहरी में बनानी पड़ी। कब बनाई? 28 दिसंबर 1815 में, ठीक है। किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाला परमार शासक था प्रताप शाह, ठीक है। प्रताप शाह ने टिहरी में पहला अंग्रेजी स्कूल खोला। यह स्कूल 1883 में खोला। तो पहला अंग्रेजी स्कूल किसने खोला? प्रताप शाह ने। इसके अलावा प्रताप शाह ने टिहरी में पहला पुलिस विभाग खोला, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, और टिहरी में पहला खैराती दवाखाना भी प्रताप शाह ने खोला। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त करी। वहाँ सिंहासन पर कब बैठे थे? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए, प्रदीप शाह का जो शासनकाल था ये 1717 से लेकर 1772 तक था, ठीक है। तो इतना लंबा इनका शासनकाल था और ये गद्दी पर बैठे 1717 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जब प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे तो इनकी उम्र काफ़ी कम थी। कहा जाता है कि मात्र 5 साल के ये थे। तो इनकी संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी इनकी माता। इनकी माता का नाम था महारानी कनकदेई, ठीक है। और महारानी कनकदेई के काल को, यानी कि जब तक प्रदीप शाह बड़े हुए और उन्होंने गद्दी को संभाला, तब तक कनकदेई संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी। और इस रानी कनकदेई के काल को गढ़वाल का ब्लैक पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल किसके काल को कहते हैं? कनकदेई के काल को कहते हैं, जो कि प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। प्रदीप शाह गद्दी पर तो 17 में बैठ गए थे, लेकिन उम्र कम थी। संरक्षिका के रूप में कनकदेई काम कर रही थी और इसी के काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? तो उत्तराखंड में अंतिम राजा मानवेंद्र शाह को माना जाता है, ठीक है। गढ़वाल के अंतिम राजा थे, परमार वंश के, टिहरी के ये राजा थे अंतिम राजा, ठीक है। तो उत्तराखंड में अंतिम राजा यही थे जो अपने पद से हटे थे, क्योंकि कुमाऊं में पहले हट गए थे। गढ़वाल में जो परमार वंश है वही बचा हुआ था, केवल एक वंश, और उसके भी अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। परमार कालीन अभिलेखों को अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है? तो परमार काल के जो अभिलेख हैं यह गढ़वाली में लिखे गए हैं। किस परमार शासक के समय गुरु राम राय श्रीनगर आए थे? तो गुरु राम राय श्रीनगर आए थे फतेहपति शाह के काल में, और इनको फतेहपति शाह ने 3 गांव दान में दिए थे, जिसमें राजपुर, चामासारी और एक और था खुड़बुड़ा। इन गांवों को दान में दिया था।
गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण करी थी? तो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था बलभद्र शाह। गढ़ राजवंश किसकी रचना है? तो गढ़ राजवंश जो है यहाँ मौला राम की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। ब्रज भाषा में लिखी गई ये मौला राम की श्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट है हमारा, परमार शासकों के सिक्कों की ढुलाई के लिए प्रमुख टकसाल कहाँ स्थित थी? तो देखिए, जो परमारों की प्रमुख टकसाल थी यहाँ आपके श्रीनगर में स्थित थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अपने नाम से मुद्रा छापने वाला पहला परमार शासक कौन है? तो वो है लखन देव। ठीक है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा? तो आपने यहाँ पर जो ये राजा हैं इनके कालक्रम को लगाना है कि पहले कौन सा राजा आया था। तो देखिए, इनके अगर हम काल की बात करें, महीपति शाह के काल की बात करते हैं, ये 1631 से लेकर 1635 तक इन्होंने शासन किया। ललित शाह की बात करें 1772 से लेकर 1780 तक इन्होंने शासन किया। पृथ्वीपति शाह की बात करें, इन्होंने 1635 से लेकर 1664 तक यहाँ पर शासन किया। फतेहपति शाह की बात करें तो इन्होंने 1664 से लेकर आपके 1716 तक शासन किया। ये सारे क्रम हैं। अब अगर आप इन क्रम को लगाएं तो सबसे पहला जो शासन किया था वो महीपति शाह ने किया था। ठीक है, सबसे पहला शासन महीपति शाह, फिर शासन किया था पृथ्वीपति शाह ने, फिर शासन किया यहाँ पर जो फतेहपति शाह थे, और आखिर में शासन किया ललित शाह ने। तो 1 3 4 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देहरादून के अंबरी ग्राम से प्राप्त एक अभिलेख में किस राजा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का विवरण मिलता है? तो देहरादून के अंबरी ग्राम से हमें एक अभिलेख मिला है जिसके अनुसार राजा शिव भवानी के द्वारा यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। नेक्स्ट है, किस राजा के शासन काल में गरुड़ आकार की वेदिका प्राप्त हुई है? तो किस राजा के शासन काल की हमें गरुड़ आकार की एक यज्ञ वेदिका मिली है? तो ये मिली है राजा शीलवर्मन की। देखिए, राजा शीलवर्मन की हमें एक गरुड़ वेदिका यहाँ से मिली है, गरुड़ के आकार की यज्ञ वेदिका मिली है। कहाँ से मिली है? जो जगत ग्राम है देहरादून में, कालसी के निकट है, यहीं से हमें ये वेदिका मिली है गरुड़ के आकार की। राजा शीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो या राजा शीलवर्मन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका है उसका निर्माण भी इन्होंने करवाया था। किस राजा को शत्रुहंता और युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है? तो लास्ट में भी हमने इसको देखा था कल वाले वीडियो में। शत्रुहंता और युद्ध विशेषज्ञ ये कहा जाता है निम्बर देव को। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज एमसीक्यूज का हमारा ये सेकंड पार्ट था। उत्तराखंड मध्यकालीन इतिहास के एमसीक्यूज को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया और कोशिश किया कि पूरा मध्यकालीन इतिहास आपका रिपीट हो जाए, जिसमें चंद और पंवार भी शामिल था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उत्तराखंड के आधुनिक काल के एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जिसमें गोरखा काल, अंग्रेजी काल, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम और पृथक राज्य आंदोलन के प्रश्न आपके शामिल रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही अपना स्कोर, कि आपका कितना स्कोर रहा आउट ऑफ 77, वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।